नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पेपर थर्ड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की लास्ट 2 यूनिट्स के बारे में। पहली यूनिट मेरे हाथ में आपका सिलेबस है। पहली यूनिट है मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो मैनेजमेंट आखिर क्या होता है? मैनेजमेंट होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। दक्षता और कुशलता के साथ उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग ही मैनेजमेंट है। जो अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होगा वो उपलब्ध संसाधनों में ही अधिकतम परिणाम प्रस्तुत कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट की बड़ी भूमिका है, क्योंकि चाहे स्कूल लेवल हो या राज्य स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर छोटे से कक्षा के ही स्तर पर हो, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे जितने संसाधन हो, चाहे जितना स्टाफ हो, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं है, रूल्स भी चाहे जितने हों, लेकिन अगर प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं किया गया, प्रबंधन नहीं हो पाया, तो हमें अधिकतम परिणाम नहीं मिल पाएंगे। कई बार देखने में आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम संसाधनों में भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देते हैं, तो वे जो होते हैं अच्छे प्रबंधक या प्रबंधकर्ता कहलाते हैं। तो आप भी सीधे सीधे, जैसे अभी पिछली यूनिट्स में हमने आपको बताया कि प्रश्न आ सकता है, यहाँ भी सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं भी आपको समझ में ही आ गई, फंक्शंस क्या है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में को ध्यान में रखते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आप दोनों की एक एक परिभाषा याद कर लीजिए और उसे हाईलाइट करते हुए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप उत्तर देंगे। और ये बात ज़रूर है कि चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो सुपरविज़न हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, जो भी हो, अगर आप एक एक परिभाषा किसी की याद कर लें और उसको हाईलाइट करके लिखें तो वो बहुत अच्छा उत्तर आपका बन जाएगा। अब उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एज इन्विसेस्ड इन NPE 1986 एंड 1992। तो यहाँ तो भाई याद ही करना पड़ेगा। आप शिक्षा नीति देखिए, आपकी बुक में दिया होगा कि शिक्षा नीति जो है 1986 की, 1992 की, वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में क्या कहती है, क्या सोच रखती है, क्या दृष्टि रखती है, तो वो तो आपको याद करके ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो पॉइंट्स दिए वो तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इजी पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट। आप स्कूल में पढ़े हैं, आप में से कई लोगों ने स्कूल में पढ़ाया है, पूरी तरह से आपने स्कूल देखा हुआ। अब आप देखिए कि अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो कैसे मैनेजमेंट आप करेंगे? आपको क्लास में भेजा जाए, टीचिंग आपको कराई गई थी, आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे? तो यानी कि आपको क्या करना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपके पास होंगे अगर आप स्कूल में हैं, चाहे आप एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल, और आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी। अब आप यूज़ कैसे करेंगे? कुर्सियाँ बहुत हैं, सामान बहुत है, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सामान है पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट में जितना भी स्कूल में सामग्री है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबका यूज़ किया जाए। तो फिज़िकल रिसोर्सेज यानी जो भौतिक संसाधन है वो तो आप समझते ही हैं और उनका उपयोग लोग करते हैं, लेकिन जो मानव संसाधनों की उपयोगिता है, जो मानव संसाधनों को मैनेज करने की जो क्षमता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी क्षेत्र का मैनेजमेंट हो उसमें। स्कूल के दृष्टि से अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचर्स आते हैं, जो अदर स्टाफ होता है वो आता है, प्रिंसिपल खुद होता है, जो 4th क्लास एम्प्लॉई होते हैं वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में आते हैं। तो टीचर को क्या करना होता है, अगर अच्छा प्रिंसिपल को क्या करना होता है, अगर उसे अच्छा मैनेजमेंट अपने स्कूल का करना है, तो एक गुड लीडर के रूप में
एक अच्छे नेता के रूप में उसे एक अपने सारे का स्कूल में कार्यरत लोगों की टीम बनाकर कार्य करना होता है, तभी सारे फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का सफल उपयोग संभव हो पाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा, और शॉर्ट भी नहीं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए, या एक स्कूल अध्यापक के रूप में आप उपलब्ध संसाधनों का कैसे अपनी कक्षा में इस्तेमाल करेंगे, या एक स्कूल प्रधानाचार्य के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अगर आप हों, तो आप कैसे अपने संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे, अच्छी टीम आप कैसे बना पाएंगे, और उनके बीच गुड रिलेशन आप कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ भी वही बात आती है, दो तरह का स्कूल मैनेजमेंट हो सकता है, एक डेमोक्रेटिक और दूसरा ऑटोक्रेटिक। वही बात, डेमोक्रेटिक जो सबकी भावनाओं का सम्मान करता है, और ऑटोक्रेटिक जिसमें जो मैनेज करने वाला होता है वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। तो स्वाभाविक रूप से कि डेमोक्रेटिक स्कूल मैनेजमेंट को आज प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें सभी के विचारों, सभी की भावनाओं और सभी की समस्याओं को महत्व दिया जाता है। अब उसके बाद 5वीं यूनिट है मैनेजमेंट अप्रोचेस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें है लेवल्स, स्टाइल्स, अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। तो हाँ, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट के विभिन्न लेवल होते हैं, आप खोलिए, शीर्ष स्तर पर होता है और उसके नीचे होता है, और इसके अलावा स्टाइल, जैसे प्रजातांत्रिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और पैटर्नलिस्टिक और हस्तक्षेपी शैली, सभी तरह की शैलियाँ होती हैं। आपकी बुक में दिया होगा, याद करिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना। मैनेजमेंट की अप्रोचेस होती हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। क्लासरूम मैनेजमेंट अभी हमने बताया, उसके बारे में आप वैसे ही इसको लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप देखिए आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, आपकी क्लास डिसिप्लिन्ड भी दिखाई दे और किसी को कोई समस्या भी ना हो, जितने उपलब्ध संसाधन हैं आप उसे यूज़ करें। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इस पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। अब आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की हिंदी कहीं संघर्ष दी रहती है, कहीं पर अंतर्द्वंद्व दी रहती है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या चीज़ होती है? जब हमारे मन में विरोध उत्पन्न होता है, जब किसी भी स्थिति में विरोध उत्पन्न हो जाता है, अंतर्द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, विचार टकराने लगते हैं, तो हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। आंतरिक भी हो सकता है अंतर्द्वंद्व, और वो बाह्य भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। सोर्सेज भी होते हैं इसके, टाइप्स भी होते हैं, तो आपको इन्हें भी याद करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, और अगर मिला के बना दिया तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। व्यक्ति मन में ही सोचता है, कई बार हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारा साथ के लोगों से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हायर एजुकेशन होती है और छोटे दर्जों में नौकरी मिल जाती है, तब भी लोगों के मन में अंतर्द्वंद, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, उनको भी आप याद करें। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतर्द्वंद्व को कैसे मैनेज करते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत। उसके अलावा जिम्मेदारी की भावना, जिसमें जिम्मेदारी की भावना होती है वो बहुत अंतर्द्वंद्व में नहीं पड़ता, बहुत संघर्ष में नहीं पड़ता, वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आपको याद करना चाहिए। यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसके बाद आता है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। संघर्ष प्रबंधन में इंस्टीट्यूशन के हेड की भूमिका, ये तो आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो समस्या सॉल्व होने अंततोगत्वा किसके पास जाती है? और ये इंस्टीट्यूशन की बात नहीं, क्लासरूम लेवल पे भी अगर दो बच्चों के बीच में कोई संघर्ष की स्थिति आती, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, या कोई बच्चे की ही पर्सनल कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसके मन में कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो सॉल्व करवाने वो किसके पास जाएगा? टीचर के पास। क्या भूमिका वो निभाएगा? या अगर विद्यालय में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो टीचर्स किसके पास जाएंगे? हेड के पास। घर में भी ये चीज़ है, समस्या होती है तो लोग किसके पास जाते हैं? अपने माता पिता के पास, क्योंकि वो हेड ऑफ दी फैमिली होते हैं, उनके पास जाते हैं। तो यानी कि ये भी लीडरशिप देखिए यहाँ पर आ रही है। अच्छा लीडर होगा वही अच्छी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पाएगा। तो अब अपनी पूरी यूनिट देख लीजिए, लीडरशिप सब आपस में जुड़ा हुआ है। जो लीडर होगा अच्छा, वही एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चला पाएगा, वही सारे रिसोर्सेज
को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएगा, अच्छी तरह मैनेज कर पाएगा, वही सब चीज़ पर निगाह रख पाएगा, यानी सुपरविज़न भी अच्छा कर पाएगा। और अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वही व्यक्ति अच्छी तरह से अंतर्द्वंद को, कन्फ्लिक्ट्स को सुलझा पाएगा, चाहे वो पर्सनल हो या कुछ लोगों के बीच हो। तो यानी कि ये पूरी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। हम टीचर बनने जा रहे हैं, हमें एक अच्छा लीडर बनना है। हम एक अच्छे लीडर बने अपने स्टूडेंट्स के। अगर हम आगे और प्रगति करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचते हैं, तो हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, एक हम अच्छे मैनेजमेंट करने वाले बने, एक अच्छे सुपरविज़न करने वाले बने, जो लोगों को डराने के लिए ना हो बल्कि लोगों में सुधार करने के लिए हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था के लिए हो, प्रभुत्व के लिए ना हो। ये यूनिट हमें इस बात की सीख देती है। इससे आसान पेपर कोई हो नहीं सकता, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अब आपने इतनी सबसे सुन ली, किताब उठाइए, एक बस तरफ से पढ़ते चले जाइए। हमारी फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पेपर के लिए। आपका पेपर अच्छा हो, और आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना, और अब तो आप इच्छापूर्वक सुन रहे हैं। जैसे हम ही अध्यापकों की समस्या है कि बच्चों की हम सुनाना चाहते हैं पर बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन अब ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। आप इच्छापूर्वक हमें सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें, हमारे वीडियोस को पसंद किया, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।